Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है अमाल कमीशन अकाउंट, जहां पे दो या उससे ज्यादा कंपनी जो एक जैसा बिजनेस कर रही है, अगर वो ये सोचे कि हम कंबाइन होकर बिजनेस करें तो क्या उनका प्रॉफिट बढ़ जाए या फिर मार्केट जो कैप्चर कर सकती है उसमें नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाए। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जब दो कंपनियां ऐसा सोचती है हम साथ में मिलकर बिजनेस करें। ऐसे सिचुएशन में एक कंपनी बंद हो जाती है, दूसरी कंपनी स्टार्ट रहती है, और जो कंपनी बिजनेस खरीद लेती है वो है परचेसिंग कंपनी, और जो कंपनी बंद हो जाती है, जो बिक जाती है, वो है वेंडर कंपनी। तो ऐसे हम अभी दो कंपनी वाले सम कर रहे हैं। अमाल कमीशन कंपनी का इसको बोला जाता है, और अमाल कमीशन में आपको परचेजर कंपनी की बुक में, कौन सी कंपनी की बुक में? परचेजर कंपनी की बुक में आपको बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर अमाल कमीशन। नाउअडेज आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे, और बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर अमाल कमीशन। दो कंपनियां कंबाइन हो गई, परचेजर की बुक में आपको ये बैलेंस शीट मांगी होगी, आंसर ये मांगा होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, आपको शायद तक ऐसा पूछेंगे कि अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज। अमाल कमीशन मर्जर का नेचर हो, अमाल कमीशन परचेज का नेचर हो, तो हमें परचेजर की बुक में ये दोनों नेचर से सम काउंट करने आना चाहिए। आप लकी हुए तो एग्जाम में कोई एक नेचर से पूछ सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेचर साथ में पूछे, कह नहीं सकते। अगर दोनों नेचर पूछेंगे तो सम की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, अगर एक नेचर से पूछेंगे तो आंसर विल बी शॉर्ट। तो हमें लास्ट पता है, अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पूरा वर्क सिखाया था एक सम में, अब आगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए इसलिए और भी वैसे सम काउंट करने वाला है। तो आज हम एग्जांपल नंबर 16 करेंगे, पेज नंबर 333, और आपको आज होमवर्क भी देंगे एग्जांपल नंबर 23। तो चलिए स्टार्ट करें। एग्जांपल नंबर 16 पेज नंबर 337 पे पहुंच जाओ। एग्जांपल नंबर 16 है अतुल लिमिटेड एंड अनिल लिमिटेड, अनिल एंड अतुल लिमिटेड। चलिए मैं वहां पे रीडिंग कर रहा हूं। अमल कमीशन दो नेचर से आंसर मांगा होगा, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में ध्यान रहना चाहिए। सबसे पहला पैराग्राफ, अनिल लिमिटेड एंड अतुल लिमिटेड वेयर अमल कमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2012। भाई अनिल एंड अतुल दो कंपनी, उन्होंने अमल कमिटेड होने का सोचा और 1 अप्रैल 2012 को ये काम उन्होंने किया। फॉर दिस पर्पस अनिल लिमिटेड एब्सॉर्ब द अतुल लिमिटेड, अनिल लिमिटेड ने अतुल लिमिटेड को एब्सॉर्ब किया। यानी यहाँ पे दो कंपनियां है, उसमें से एक परचेजर है, दूसरी वेंडर। अगर हमें सम आगे स्टार्ट करना है कोई भी नेचर से हो, सबसे पहले हमें परचेजर कंपनी एंड वेंडर कंपनी का नाम पता होना चाहिए। ये पैराग्राफ से हमें नाम पता चल रहा है, अनिल लिमिटेड परचेज अब्सॉर्ब द बिजनेस ऑफ अतुल। तो परचेजर कंपनी कौन हुई? परचेजर कंपनी हुई अनिल लिमिटेड, राइट, उसने बिजनेस खरीदा है। और वेंडर कंपनी कौन हुई? अतुल लिमिटेड। तो जो अतुल लिमिटेड है वो होगी वेंडर कंपनी, वेंडर यानी कि जो बिक रही है वो कंपनी। देखो फिर आपको दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, फिर बैलेंस शीट के नीचे आपको पूरा पैराग्राफ दिया है, और जनरली यहाँ पे 3 या 4 एडजस्टमेंट होता है, आप पैराग्राफ में देख सकते हो। अनिल लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज प्राइस एज अंडर। अनिल लिमिटेड, हम कौन है? अब हम यहाँ पे दो कंपनी है, परचेजर कंपनी एंड वेंडर कंपनी, हमें कौन बन जाना है? अनिल लिमिटेड। हम परचेजर कंपनी है और ये पूरा वर्क परचेजर कंपनी की बुक में लिखा जाता है, तो हम अनिल कंपनी है। अब देखो सामने वाली जो अतुल कंपनी है उसको हम खरीद रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं, तो वो कंपनी को हमें इनके इक्विटी शेयर होल्डरों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, डिवेंचर होल्डरों को पेमेंट करना होगा, तब वो कंपनी हमारे कंपनी में एब्जॉर्ब हो सकती है, वो तब हमारा कमीशन हुआ कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अनिल कंपनी पेमेंट करेगी किस कंपनी को? अतुल कंपनी को। और उसके लिए आपको 3 या 4 एडजस्टमेंट दिख रहे होंगे। पहला एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर के रिलेटेड है, अभी हम वो पढ़ेंगे बाद में। फिर है प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट, फिर तीसरा एडजस्टमेंट है डिवेंचर का, फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व का एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद देखो क्लास में क्या बोला है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन, और दो नेचर से आंसर मांगा है, व्हेन अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर, व्हेन अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो आपको है ना ऐसी
सिचुएशन ही देंगे जहां पे दो कंपनी हो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, आगे हम ऐसे सम भी काउंट करेंगे, जहां पे दो कंपनियां बिक रही हो और एक परचेजिंग कंपनी हो, दो कंपनी को खरीद रही हो एक कंपनी, तो ऐसे सिचुएशन भी आ सकती है। अभी के लिए हम यहाँ पे अनिल और अतुल कंपनी की बात करें, अनिल कंपनी परचेजर है, वेंडर कंपनी है अतुल, और यहाँ पे दो नेचर से आंसर मांगा है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर। सबसे पहला नेचर अमाल कमीशन जब मर्जर का नेचर हो। चलो तो पूरा जो स्टेप पढ़ के वो मैंने स्टेप से लिख के रखे हैं, कैलकुलेशन अभी बाकी है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, जब अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो, फाइनल आंसर हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन। अगर ये टैली हो जाए बैलेंस शीट तो सम करेक्ट, बट उसके लिए जब मर्जर का नेचर हो ये तीन स्टेप आपको काउंट करने हैं, और उसमें से स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। हम परचेसिंग कंपनी है, सामने वाली कंपनी को पेमेंट करेंगे तब वो हमारी कंपनी बन सकती है, तो सबसे पहला परचेज प्राइस गिनना है। दूसरा हमें गिनना है न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट करो उसकी नई वैल्यू ढूंढनी है। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, ये आएगा कैलकुलेशन ऑफ जीआर। यहाँ पे लिखना रह गया, मैं लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ जीआर। कैलकुलेशन ऑफ जीआर का मतलब जो जनरल रिजर्व नया आएगा और जो बैलेंस शीट में जाएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए तो वो काम स्टार्ट करें, और सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट से ही शुरू करना है। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। हम अनिल कंपनी है, अतुल कंपनी को कौन कौन सा पेमेंट किया? सबसे पहला पेमेंट एडजस्टमेंट नंबर 1,68,000 equity shares of 10 each fully were paid issued to the equity shareholder of अतुल कंपनी लिमिटेड। हम अनिल कंपनी अतुल कंपनी को इक्विटी शेयर पेड किए, ये लिखा मैंने पहले इक्विटी शेयर, और कितने नंबर ऑफ शेयर है? 1,68,000 शेयर्स है। एक शेयर की प्राइस कितनी है भाई? ऐसा भी हो सकता है ये प्रीमियम से दे हम, तो मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक 16,80,000 आंसर आएगा, राइट, मल्टीप्लाई करने से। चलिए ये परचेस प्राइस में पहला इक्विटी शेयर, दूसरा परचेस प्राइस में सिर्फ शेयर कैपिटल लेना है, तो दूसरा आएगा प्रेफरेंस शेयर। एडजस्टमेंट नंबर 2 14% 8,976 preference shares were issued to the preference shareholder of अतुल लिमिटेड। भाई अब 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, तो कैलकुलेशन ऑफ परचेस प्राइस में इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी आएंगे, और प्रेफरेंस शेयर नंबर ऑफ शेयर थोड़ा ऑकवर्ड फिगर है 8,976, और अच्छा उन्होंने एक शेयर का रुपीस नहीं दिया, प्राइस नहीं दिया। एक शेयर का प्राइस कितना है ना बताया तो 200 ले लो। अगर एक शेयर का प्राइस कितना है ये पेमेंट बना दिया तो आपको ऑलवेज 100 एज्यूम कर लेना है। एक शेयर 100 रुपीस से दिया होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। आई थिंक 8,97,600, और ये दोनों को प्लस करोगे आपका पहला आंसर दैट इज योर परचेज प्राइस, और वो आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए वो डायरेक्ट हम कर लेते हैं 25,77,600, ये आंसर आएगा। ये आप भी चेक कर सकते हो, पर अभी स्टेप नंबर 1 पूरा नहीं हुआ। स्टेप नंबर 1 में इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ साथ आपको यहाँ से एक चीज माइनस करनी है, दैट इज ओल्ड कैपिटल। उसको क्या बोला जाता है? ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल यानी कि ये हम है अनिल कंपनी, ये अतुल कंपनी को पेमेंट कर रहे बोले रहे, पर साथ में हमारे पास जो अतुल कंपनी है ना, अतुल के लिए शॉर्ट में मैं 80 वर्ड यूज कर रहा हूँ, 80 फॉर अतुल। अतुल कंपनी की इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितनी आ रही है? हमने तो उनको इतना पेमेंट किया 25,77,600, सामने उनकी कैपिटल के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना है। देख लो आप बैलेंस शीट में अतुल कंपनी की कॉलम देखो, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिख रही होगी, तो वो यहाँ पे ले लेनी है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ रही है? 14,40,000, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रही है 8,16,000। इतना हमारे पास कैपिटल आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो आई थिंक आंसर आएगा 22,56,000। फिर क्या करना है? इसमें से ये लेस करना है, ये लेस करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा जो कि होगा ट्रांसफर टू जीआर, और ट्रांसफर टू जीआर होगा आई थिंक 3,21,600, 3,21,600। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा ट्रांसफर टू जीआर, जो कि हम अभी कैलकुलेशन करने वाले स्टेप नंबर
3 में, ये यहाँ पे 100% जाएगा, ये आंसर प्लस में आया, प्लस 3000, ये माइनस में भी जा सकता है। ये वैल्यू अगर छोटी और ये वैल्यू माइनस वाली बड़ी हो, ओल्ड कैपिटल, तो ये आंसर माइनस में भी जा सकता है। प्लस आए या माइनस आए, आपको कहाँ ले जाना है, ट्रांसफर टू जीआर। चलिए स्टेप नंबर 2, मर्जर का नेचर हो। स्टेप नंबर 2 हमें कह रहा है न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करो। अब इक्विटी को पेमेंट हो गया, प्रेफरेंस को हो गया, तो अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो आप, 15% डिबेंचर were issued to debenture holder of Atul Limited so that they get a premium of 10%। भाई 15% के डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट करना है, जिससे उनको 10% प्रीमियम मिले, तो 10% प्रीमियम से पेमेंट करना है। जब भी आप डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट की बात करो ना, तो उसके लिए आपको पहले पुराना पेमेंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करो तो पुराना हमें पेमेंट कितना कर रहे थे डिबेंचर होल्डरों को, 14% डिबेंचर होल्डर थे अतुल लिमिटेड के, 80 फॉर अतुल, और वो बैलेंस शीट में से डिबेंचर होल्डर कितने थे, 14% पे पेमेंट देखने जाओगे आपको 1,68,000 मिल जाएगा, कहीं ना कहीं दिया हुआ है, 14% के हिसाब से इतना पेमेंट कर रहे थे। अब बोल रहे हैं इसमें 10% प्रीमियम ऐड करो, प्रीमियम के साथ पेमेंट करना है, प्रीमियम ऐड करोगे आई थिंक 16,800 प्लस करना है, तो हमें न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर मिल जाएगा। और नए डिबेंचर कितने परसेंट के हैं, 15% के, तो इसमें ये प्लस करने से आई थिंक आपका आंसर आएगा 1,84,800, 1,84,800। आप ये चेक कर सकते हो। आगे वाले सम से तो ये बहुत इजी हो गया, यहाँ पे तो सीधा बोला है कि 10% प्रीमियम मिले ऐसा पेमेंट कर दो, ये देखो कर दिया, पुराना डिबेंचर लिया, उसमें ये प्रीमियम ऐड किया, सीधा ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया हुआ है वहाँ पे, statutory reserve of Atul Limited are to be maintained for 2 more year, right। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, प्रिपेयर बैलेंस शीट, ऐसे दोनों आंसर मांगे, तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व का आंसर अभी इफेक्ट नहीं करेगा जब अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो। हाँ, पर अगर परचेस का नेचर हो तो 100% इफेक्ट होता, तो अभी के लिए फोर्थ एडजस्टमेंट यहाँ पे काम में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो अमाल कमीशन नेचर ऑफ परचेस करेंगे ना, तब एडजस्टमेंट नंबर 4 की जरूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए हमारा स्टेप नंबर 3 अब काउंट होगा कैलकुलेशन ऑफ जीआर, और कैलकुलेशन ऑफ जीआर के लिए सबसे पहले हमें ओल्ड जीआर ले लेना है बैलेंस शीट में से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ जीआर, और बैलेंस ऑफ जीआर में दो आएंगे। सबसे पहला जनरल रिजर्व, दो कंपनी का, कहाँ पे है जीआर का बैलेंस, अच्छा दोनों कंपनी का सीधा नाम ले लेते हैं। अनिल के लिए AN यूज कर रहा हूँ, अतुल के लिए AT यूज कर रहा हूँ। चलिए रिजर्व देखो तो बैलेंस शीट में से आई थिंक 2,40,000 अनिल कंपनी का, एंड दूसरी कंपनी 1,20,000 अतुल कंपनी का, दोनों को प्लस करेंगे आई थिंक 3,60,000 यहाँ पे हमारे पास जीआर का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। फिर अब काम आगे बढ़ाना है। अब दोनों काम हमारे पास जो फर्स्ट दो स्टेप है ना, उसकी इफेक्ट यहाँ पे जीआर में आएगी, उससे जीआर की वैल्यू चेंज होगी। सबसे पहले इफेक्ट इसकी दे देते हैं, देखो यहाँ पे ये है आपके पास, या फिर इससे भी दे सकते हो, कोई एक आपको 100 बार एक बार कोई एक चीज पकड़ के चलनी है। चलिए सबसे पहले आप डिबेंचर की बात कर लेते हैं। तो डिबेंचर में जब आप रिटर्न कर रहे हो ना, तो डिबेंचर रिटर्न प्रॉफिट आ सकता है या फिर लॉस आ सकता है, प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट आए तो प्लस करना है, लॉस आए तो माइनस करना है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई डिबेंचर रिटर्न में प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके लिए आपको दो पेमेंट को एक साथ डिफरेंस लेना है। आप चेक करो ओल्ड पेमेंट एंड न्यू पेमेंट, पहले हम कितना पेमेंट कर रहे थे, तो ओल्ड पेमेंट था 1,68,000 और नया पेमेंट कितना कर रहे हैं 1,84,800। अब सोचो नया पेमेंट ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो, चेक करो नया पेमेंट कैसा कर रहे हो, नया पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। नया पेमेंट ज्यादा करो, पुराने पेमेंट से प्रॉफिट हुआ या लॉस, दैट मींस लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो क्या करना है, देखो यहाँ पे लॉस हुआ ना, तो डिबेंचर रिटर्न लॉस, क्या लिखेंगे हम, डिबेंचर रिटर्न लॉस। अगर लॉस के लिए चलो फॉर्मूला याद रखना है ना, तो फॉर्मूला ऐसा याद रखो लॉस के लिए, नया पेमेंट ओल्ड पेमेंट से ज्यादा होगा, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो ये फॉर्मूला होगा लॉस के लिए। प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ओल्ड माइनस न्यू। वहां पे ना नया पेमेंट कम करोगे तो प्रॉफिट होगा, इसके लिए लॉस का फॉर्मूला याद रख लो, न्यू
माइनस ओल्ड। यहाँ पे नया पेमेंट ज्यादा है 184,800, उसमें से ओल्ड पेमेंट कितना है 168,000। दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो आपको लॉस का पेमेंट मिल जाएगा, दैट इज 16,800। ये फर्स्ट आंसर आ रहा है। ऐसे अब देखो एक दूसरा इफेक्ट भी साथ में ले देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस में हमें ट्रांसफर टू जीआर था, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, ये चीज आपको याद आनी चाहिए। इसको बोला जाता है डिफरेंस इन परचेज प्राइस। अब डिफरेंस इन परचेज प्राइस, ये प्लस माइनस का फंडा क्या है, सबसे पहले आप वैल्यू देख लो फिर दोबारा उसको समझा रहा हूं। यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ माइनस करेंगे डिफरेंस 3,21,600। क्या करना है हमें माइनस, ये भी क्या किया माइनस। अच्छा ऐसा क्यों, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस। वैसा इसीलिए क्योंकि जब आप परचेज प्राइस पेमेंट करते हो ना, सामने ओल्ड कैपिटल को आप कंपेयर कर रहे हो। अगर आपने परचेज प्राइस ज्यादा पे किया, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, आप परचेज प्राइस ज्यादा पेमेंट करो, मतलब बाकी के पैसे कहां से दोगे, बाकी के पैसे जाएंगे जीआर में से। जब आप परचेज प्राइस ज्यादा दोगे यहाँ पे प्लस आंसर आएगा, जब आप परचेज प्राइस ज्यादा पे करोगे यहाँ पे प्लस आंसर आएगा। और प्लस का मतलब आपको पेमेंट ज्यादा करना है, ज्यादा पेमेंट कहां से करोगे जीआर में से। सेम इसका उल्टा, अगर ये परचेज प्राइस कम होता और यहाँ पे आंसर माइनस में जाता तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। रीजन क्या है, परचेज प्राइस आप कम पे कर रहे हो, आपके पास बाकी के पैसे आएंगे तो कहाँ ले जाना है जीआर में लेके जाना है। सिंपल सा वर्ड है, यहाँ पे लिखना डिफरेंस इन परचेज प्राइस है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, माइनस तो प्लस। चलिए अब सीधा इसका प्लस माइनस करेंगे, नया जीआर का वैल्यू हमारे पास होगा दैट इज न्यू जीआर, और वो कहाँ लेके जाना है बैलेंस शीट में। और जीआर की नई वैल्यू होगी आई थिंक यस 21,600। आप ये चेक करोगे, इसमें से इतना माइनस करने से सिर्फ इतना जीआर हमारे पास बच रहा है। आंसर चेक कर लो, जीआर का नया वैल्यू, यस जीआर का वैल्यू वहां पे आ रहा है, आपको वहां पे नहीं अभी मिलेगा, जीआर का नया वैल्यू ये टैली हो रहा है। चलिए तो अब क्या काम है, बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन। अब बैलेंस शीट के लिए मैं आपको रूल बता दूं, जब अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो तो नेचर ऑफ मर्जर में आपको सिर्फ इतना करना है कि दोनों कंपनी की सारी चीजें प्लस करके ले लो। सिंपल सा रूल, अमाल कमीशन ऑफ नेचर ऑफ मर्जर में सारा सब कुछ प्लस करके सिर्फ ले लेना है, तो उसके लिए आपको पुराना बैलेंस शीट साथ में रखना है। हाँ, पर सब कुछ प्लस करने में नई चीजें नई वैल्यू से, जो यहाँ पे नई चीज आई वो नई प्राइस से दिखना है। चलिए तो पूरा बैलेंस शीट आपको दिख रहा होगा, बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन। सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड, उसमें तीन अलग अलग हेडिंग, वर्टिकल बैलेंस शीट है। सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर, ये शेयर कैपिटल आएगा, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे। इस तरीके से पूरा बैलेंस शीट बनाना है। चलिए स्टार्ट करें बैलेंस शीट को, ध्यान अंदर रहना चाहिए। सबसे पहले आपको पुरानी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, मुझे दिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम भी देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल में सबसे पहले लेने जा रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो दो कंपनी की लेनी है, अनिल एंड अतुल। पर अतुल की कौन सी वाली लोगे, नई इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे। देखो ना अनिल कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 24 लाख दिखी आपको। फिर उसके बाद जब अतुल कंपनी की बैलेंस शीट में 14,40,000 वो लोगे तो गए मार्क्स। नया पेमेंट आपने कितना किया इक्विटी शेयर होल्डरों को, अनिल कंपनी को 16,80,000, ये वैल्यू लेना है। देखो यहाँ पे नई प्राइस, कौन सी प्राइस लेनी है, न्यू प्राइस। फिर उसके बाद आपको और क्या दिख रहा है वहां पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये भी इसके साथ ले ले, सेम इसके जैसा पॉइंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और वो भी दोनों कंपनी की, अनिल एंड अतुल। अनिल कंपनी की बैलेंस शीट में से उठाओ 10,56,000, बट जब अतुल कंपनी की टेक ओवर करोगे वो नई प्राइस से लेनी है, और उसके लिए नई प्राइस आपको कहाँ मिल जाएगी, देखो सेम यहाँ पे ये पेमेंट हमने किया है 8,97,600। अब सीधा हमें सिर्फ टोटल ही करना है, सो टोटल हम कर देंगे। फर्स्ट का ऊपर का टोटल आएगा 40,80,000, 40,80,000, देन नीचे का टोटल एक और टोटल 19,53,600। इस तरीके से यहाँ पे टोटल आ चुका है, ठीक है। अब बात करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका ध्यान होना चाहिए। देखो वहां पे पुरानी बैलेंस शीट में भी आपको इक्विटी इन प्रेफरेंस शेयर के बाद जीआर दिखेगा, दिखा जीआर,
वहां पे जीआर की वैल्यू है, तो सबसे पहले हम भी जीआर लेंगे। बट क्या अंदर बैलेंस शीट में से लेना है? नहीं, स्टेप नंबर 3 में से। ये देखो यहाँ पे पूरा मेहनत किया हुआ है, जीआर नया गिना हुआ है। कितना नया जीआर आ रहा है? 21,600। तो ये ले लिया जीआर। फिर उसके बाद कौन सा दिया हुआ है देख लो तो, प्रॉफिट एंड नहीं, फिर उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो ये भी ये दोनों है, ये दोनों भी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, चलिए जो जो अंदर दिया हुआ है वो सब कुछ ले लेंगे। अनिल एंड अतुल कंपनी का कंबाइन ले लेंगे। यस, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, अनिल एंड अतुल। चलिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व का आंसर कितना है? 1,44,096,000। इन दोनों का प्लस करेंगे, आई थिंक आंसर आएगा 2,40,000। ये आंसर आप भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व, इसको शॉर्ट में बोला जाता है IRR, वो भी अनिल कंपनी का एंड अतुल कंपनी का, ये भी कंबाइन ले लेते हैं। पर इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व मुझे सिर्फ दूसरी कंपनी के दिख रहे हैं, अतुल कंपनी के, फर्स्ट कंपनी में है नहीं, तो कोई बात नहीं, सीधा वो दूसरी कंपनी का ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ हम प्लस करके लिख रहे हैं, ऐसा इसमें नया कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर जो नई प्राइस है उसको नई प्राइस से ले रहे हैं, जैसे कि ये दोनों और जीआर की नई प्राइस, ये देखो तीसरे स्टेप में से। चलिए फिर आगे क्या दिया हुआ है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो भी सीधा ले लेते हैं, P&L अकाउंट, और वो भी दोनों कंपनी का। हाँ, दोनों कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों कंपनी का चेक करोगे आप तो आई थिंक आपको दिख जाएगा। यस, 3,60,000, 2,40,000। तो आई थिंक इसका आंसर 6 लाख। इस तरीके से हमारा जो पहला पूरा नंबर 1 है ना, शेयर कैपिटल है इसका, तो ये आंसर कंबाइन होकर एक आंसर बाहर चला जाएगा, जो कि हम लास्ट में करेंगे। फिर उसके बाद देखो मुझे क्या दिख रहा है? डिबेंचर। तो डिबेंचर है ना, रिजर्व्स और यहाँ पे नहीं आते, वो किस में आते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, जैसे कि डिबेंचर, बैंक लोन, वो सारी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे डिबेंचर दिखे तो मैं लिखने जा रहा हूँ डिबेंचर, और दोनों कंपनी के लिखने जा रहे हैं अनिल एंड अतुल। चलिए अनिल कंपनी के डिबेंचर कितने हैं? तो वो मुझे दिखे 2,40,000। पर जैसे अतुल कंपनी के लिखने गए अटकना है हमें, क्योंकि इसकी नई वैल्यू हमें स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट की है। स्टेप नंबर 2 में आपको अतुल कंपनी के नए डिबेंचर पेमेंट दिखे 184,800, स्टार रेटिंग 184,800। अगर ये वैल्यू नहीं लिया तो मार्क्स गए। इसमें आपको पता चलना चाहिए नई प्राइस है, बाकी सब कुछ प्लस करके ले लेना है, सिर्फ नई चीजें नई प्राइस आएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास एक और आंसर आएगा डिबेंचर का 4,24,800, 424,800। ये 424,800 सीधा बाहर में लिख रहा हूँ, रीजन नॉन करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक ही है। अब देखो करंट लायबिलिटी, उसमें मुझे दो दिख रहे हैं। करंट लायबिलिटी में सबसे पहला मुझे दिखा क्रेडिटर, और क्रेडिटर वो दो कंपनी का है, अनिल कंपनी एंड अतुल कंपनी। तो उन दोनों क्रेडिटर को भी प्लस करना है। वैल्यू है 2,16,000 एंड दूसरी कंपनी की वैल्यू है 1,68,000। इसका टोटल भी हम अभी करेंगे। फिर उसके बाद है बिल्स पेएबल, ये भी दोनों कंपनी का, अनिल कंपनी एंड अतुल कंपनी, और ये दोनों पेमेंट है 96,000 एंड 72,000। फिर इसके बाद इसका टोटल सीधा बाहर जाएगा और बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल आ जाएगा, और इसका वैल्यू कोई कट नहीं हो रहा है, वो मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू थोड़ा कट हो जाएगा तो मैं बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे लिखूंगा। क्रेडिटर का टोटल है 3,84,000 एंड जो दूसरा है टोटल वो आ रहा है बिल्स पेएबल का 1,68,000। फिर इसके बाद इन दोनों को टोटल करके बाहर रख देंगे, तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 3,84,000, 1,68,000, टोटल आएगा 5,52,000। अगर यहाँ पे पूरा टोटल हम करने जाए तो ये भी हमें टोटल मिल जाएगा एक। आप भी घर पे ये टोटल कर सकते हो 69,43,200। अब बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल देख लो। यहाँ पे सबसे पहला शेयर कैपिटल का टोटल पूरा बाहर लिखा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल, फिर नॉन करंट का टोटल लिखा, फिर करंट का टोटल लिखा। फिर उसके बाद ये सब कुछ टोटल अगर करने जाए तो वहां पे हमारे पास एक बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल आ जाएगा, जो कि आ रहा है 79,20,000।
20,000। ये बोर्ड पे आपको नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा। अब ये टोटल सही है कि गलत मुझे चेक करना हो, अभी असेट साइड बाकी है पर ये टोटल सही है गलत है चेक करना। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको दी गई अंदर बैलेंस शीट है ना, अनिल एंड अतुल, वो दोनों कंपनी का टोटल करो, वो इसके साथ मैच होना चाहिए, तो आपका ये टोटल सही है। चलो देखो तो अंदर के जो दोनों टोटल है वो मैच हो रहा है, इसके जितना होना चाहिए, तो आपका सम करेक्ट। तो अगर दोनों कंपनी के पुरानी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाए तो आपका ये मेथड का काम सही है। अब यही टोटल असेट साइड लेना है, पर देखो असेट साइड तो सिर्फ 3 असेट है, तो सीधा उसमें तो लिख लोगे ना, आंसर आ ही जाएगा। देखो उसमें सबसे पहले आपको क्या दिया है, फिक्स असेट, तो ये मैंने लिखा नॉन करंट में सबसे पहला, दैट इज फिक्स असेट, अनिल कंपनी एंड अतुल कंपनी, AN एंड AT। अनिल कंपनी की कितनी है 30,36,000 एंड दूसरी कंपनी अतुल कंपनी की 70,28,000। इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई नया बदलाव आएगा नहीं। फिर करंट एसेट है, करंट एसेट में सबसे पहले करंट एसेट ही लिखा है, तो ये तो सीधा लिख दे अनिल एंड अतुल, और वो है 30,80,000 एंड दूसरा है 12 लाख। अब इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे लिख सकते हो कहीं पे भी, यहाँ पे मैं साथ में इन्वेस्टमेंट मेंशन कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट अनिल कंपनी एंड अतुल कंपनी, और इन्वेस्टमेंट है 3,36,000 एंड 2,40,000। अब ये टोटल करके सिर्फ बाहर ही रखना है, ये टोटल सीधा बाहर जाएगा, इसका एक टोटल बाहर जाएगा, और यहाँ पे 79,20,000 टोटल आना चाहिए, तो आपका सम करेक्ट। अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, तो ये टोटल आप मैच करोगे, यहाँ पे 47,64,000 टोटल आएगा, एंड दूसरी साइड यहाँ पे ये दोनों का टोटल 25,80,000 एज वेल एज, और दूसरा आएगा 5,76,000। ये टोटल सीधा बाहर जाएगा इस तरीके से, इन दोनों का टोटल भी बाहर जाएगा, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 25,80,000 एंड 5,75,000, तो ये टोटल आएगा 31,56,000। ये दोनों टोटल इतना मैच होना चाहिए, 3,56,000। अब ये फर्स्ट नेचर से कंप्लीट हुआ। सोचो बैलेंस शीट आफ्टर अमाल कमीशन, मर्जर में सिंपल है, दो कंपनी का सीधा प्लस करके लेना है, पहले 3 स्टेप में गड़बड़ नहीं करना है, अदरवाइज ये आंसर मैच नहीं होगा। अभी अमाल कमीशनिंग नेचर ऑफ परचेज करना है, और नेचर ऑफ परचेज में सिर्फ कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, पर उसमें बैलेंस शीट का रूल जबरदस्त है। तो नेचर ऑफ परचेज अब करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ मर्जर अभी कंप्लीट हुआ। चलिए तो अब काउंट करने जा रहा है अमाल कमीशनिंग नेचर ऑफ परचेज, और इसके लिए पॉइंट नंबर 2। अब दूसरा पूरा कैलकुलेशन, पर आगे हमने मर्जर से काम कर लिया है, तो अमाल कमीशन ऑफ नेचर ऑफ परचेज, अमाल कमीशनिंग नेचर ऑफ परचेज के लिए हमें कुछ कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा वर्क आपने मर्जर से देख लिया है। अब फिर से बता रहा हूँ, दोनों नेचर एक दूसरे के ऑप्शन में आ सकते हैं या दोनों साथ में भी पूछ सकते हैं। अब अमाल कमीशनिंग नेचर ऑफ परचेज हो तो हमें कैसे काम करना है, उसके लिए भी जब आपको बैलेंस शीट बनानी है, अमाल कमीशनिंग नेचर ऑफ परचेज के लिए और मर्जर दोनों के लिए जब आपको बैलेंस शीट बनानी है, ये आपका फाइनल आंसर है, उसके लिए पहले कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आगे जैसे मर्जर में गया था वैसे अब परचेज के लिए भी 3 स्टेप काउंट करना है, पर अब स्टेप आपके सामने कुछ अलग आएंगे। सबसे पहला स्टेप कॉमन है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। जो मर्जर में हमने काम किया था वही काम यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया, आप देख सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस मर्जर में जो हमने कैलकुलेट किया था, 2 परचेज प्राइस पेमेंट किया था, इक्विटी शेयर होल्डरों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को, दोनों पेमेंट एज इट इज है, यानी हमारा पहला आंसर है डिमेंड 25,77,600, ये हमारा पहला परचेज प्राइस था, तो ये आंसर है एज इट इज। नेचर ऑफ परचेज के लिए भी पहला स्टेप कॉमन मर्जर में जो था, पर यहाँ से ट्रांसफर ऑफ जीआर हट गया है, सिर्फ हमें चाहिए परचेज प्राइस। दूसरा स्टेप परचेज के लिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, नेट एसेट गिनना है। अब नेट एसेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो नेट एसेट ढूंढनी है, ये स्टेप में गलती ना करो तो परचेज में आपकी गलती नहीं होगी और मार्क्स आपको सारे मिलेंगे। चलिए तो नेट एसेट के लिए आपको फॉर्मूला पता है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अब क्या टोटल असेट मतलब सारी असेट लेनी है? हाँ सारी असेट सिवाय फिक्टिशियस असेट। तो देखो तो अतुल कंपनी जिसको हम खरीद रहे हैं उसकी नेट एसेट कितनी है? नेट एसेट किसकी लेंगे?
अतुल कंपनी की। किस कंपनी की? अतुल लिमिटेड की। तो चेक करो टोटल असेट में सबसे पहला मुझे दिखा फिक्स असेट। फिक्स असेट का वैल्यू कितना है अतुल लिमिटेड में? वैल्यू रुपीस 17,28,000। फिर उसके बाद कौन सी असेट है? करंट असेट, वो है 12 लाख। फिर उसके बाद कौन सी असेट है? इन्वेस्टमेंट, और वो है 2,40,000। टोटल अच्छा सारी असेट के लिए है तो टोटल भी वही रहेगा 31,68,000। और ये असेट आया। अब उसमें से क्या माइनस करना है? टोटल लायबिलिटी। पर क्या सारी लायबिलिटी साइड माइनस करनी है? ना, उसमें रूल ये है जब आप नेट असेट गिनते हो ओनर्स कैपिटल नहीं लेना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेना है। ओनर्स कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस वगैरह नहीं लेना है, कोई भी रिजर्व्स एंड सरप्लस हो वो नहीं लेना है। तो फिर लेना क्या है? लेना है नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और चेक करो वैसा हमें लायबिलिटी साइड क्या क्या दिखेगा। सबसे पहले इक्विटी है, प्रेफरेंस है, वो नहीं लेनी है, जनरल रिजर्व नहीं लेना है, एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, पीएनएल नहीं। तो लेना क्या है? डिबेंचर। तो अब डिबेंचर आएगा, हाँ टोटल लायबिलिटी में डिबेंचर लेंगे। किस कंपनी के लेने? अतुल कंपनी के। तो उसमें हमने नया पेमेंट जुड़ा था, याद है आपको? स्टेप नंबर 2, आगे मर्जर में स्टेप नंबर 2 में डिबेंचर का नया आंसर था, वो था 1,84,800। और वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे डिबेंचर है अतुल कंपनी के, है नया पेमेंट स्टेप नंबर 2 में था, तो वो नए डिबेंचर की वैल्यू ले ली। फिर उसके बाद कौन सा लेना है? क्रेडिटर है, वो भी टेक ओवर करेंगे, तो ये लिया मैंने क्रेडिटर। फिर उसके बाद बिल्स पेबल है, वो भी ले लेंगे। और कौन सी कंपनी की? अतुल कंपनी की 168,000 एंड 72,000। अब ये लायबिलिटी का टोटल करोगे, उसमें से ए में से बी माइनस करना है। अगर हम सीधा माइनस करने जाए तो हमारे पास ये फाइनल आंसर भी आ सकता है। ये इसमें से सीधा ये माइनस करोगे, नेट एसेट का आंसर आएगा आई थिंक 27,43,200। ये आप अपने आप भी आंसर चेक कर सकते हो। ये क्या आया हमारा? नेट एसेट। पहले दो स्टेप आप देख सकते हो, परचेज प्राइस, नेट एसेट। अब स्टेप नंबर 3, नेचर ऑफ परचेज में बहुत ही आसान स्टेप, शुरू होते ही खत्म हो जाए ऐसा स्टेप। वो स्टेप नंबर 3 है आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हो तो उसका फॉर्मूला ये है नेट एसेट माइनस परचेज प्राइस, यानी नेट एसेट ज्यादा होनी चाहिए, परचेज प्राइस कम होनी चाहिए। चेक करो तो ये नेट एसेट 27 लाख है, यहाँ पे 25 लाख है, तो ज्यादा कौन सी वैल्यू है? नेट एसेट। नेट एसेट ज्यादा हो, परचेज प्राइस कम हो, तो उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे फिर से एक बार गुडविल नहीं है। अगर गुडविल होता तो परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट ये फॉर्मूला होता, पर यहाँ पे है नहीं, तो कैपिटल रिजर्व हम लिखेंगे। कैपिटल रिजर्व अभी फाइंड आउट करने के लिए मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी। नेट एसेट है 43,200 और परचेज प्राइस हमारे पास है 25,76,600। दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा नया कैपिटल रिजर्व आएगा, दैट इज 1,65,200। 165,200। और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में। क्लियर? तो ये देखते ही देखते हमारे परचेज के 3 स्टेप आ गए। अब रूल आ रहा है बैलेंस शीट का। अमाल कमीशन इन नेचर ऑफ परचेज में बैलेंस शीट का रूल क्या है? तो बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी हो, यहाँ पे परचेजिंग कंपनी अनिल कंपनी है, तो हम अनिल कंपनी की सारी चीजें बैलेंस शीट में लिखेंगे। अतुल कंपनी की यानी वेंडर कंपनी की वही चीजें आएगी जो हम टेक ओवर करें, यानी परचेजर की सब कुछ चीजें, पर जो वेंडर कंपनी है उसकी वही चीजें लाओ, जो वही चीजें लिखो जो हम परचेज में यहाँ पे पे करें। यहाँ पे जो चीज आएगी वही हम वेंडर कंपनी की लेंगे। और उसके लिए देखो आप बैलेंस शीट में ना पूरा पुराना बैलेंस शीट साथ में रखा है, ताकि आपको समझा पाओ कि चेंजेस कहाँ आ रहा है। तो सिर्फ आप चेंजेस समझ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ परचेज में करना क्या है। तो अब सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पकड़ लेते हैं। परचेज कंपनी की सारी चीजें, वेंडर कंपनी की सिर्फ वही चीजें जो यहाँ पे आपको दिख रही है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है हमें, और वो अनिल कंपनी का तो लिखना ही है। क्या अतुल कंपनी को यहाँ पेमेंट है यहाँ पे पेमेंट? हाँ है, तो वो पेमेंट एज इट इज, ये ऐसे ही रखना है हमें, राइट? ये टिक मार्क मैं आपके लिए कर रहा हूँ। फिर है प्रेफरेंशियल कैपिटल, इसका तो रखना ही है। क्या अतुल कंपनी का रखूं?
यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में आया था ये पेमेंट, हाँ ये पेमेंट आया था, तो दोनों कंपनी का रखो। तो यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो हम परचेस प्राइस में पेड कर रहे हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस पेड कर रहे हैं। पर अब देखो मेजर चेंजेस कहाँ आएंगे, स्टार रेटिंग, सारे रिजर्व एंड सरप्लस में चेंजेस आएंगे। देखो सबसे पहला जीआर लिखा है, वहां पे ओल्ड वाला था, तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में जीआर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वेंडर परचेसिंग कंपनी यानी कि अतुल कंपनी, किसका, सॉरी अनिल कंपनी, हम वेंडर परचेसिंग कंपनी है अनिल कंपनी, तो सिर्फ और सिर्फ अनिल कंपनी का जीआर लेंगे। अनिल कंपनी का जीआर चेक करो बैलेंस शीट में से, यस अनिल कंपनी का जीआर है 2,40,000। तो देखो ये पहला चेंज आया, 240 जीआर किसका लिया, अनिल कंपनी का। अब महा डेंजर पॉइंट, एक एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो, वो हमने रीड नहीं किया था, वहां पे ध्यान होना चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर 4 ये कह रहा है स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ अतुल लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर मोर 2 ईयर। अतुल कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब होता है कानूनी अनामत, और उसमें देखो नाम नहीं दिया है कौन से रिजर्व, पर उसमें ना 2 रिजर्व आते हैं, एक आता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड दूसरा इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व। एडजस्टमेंट नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि ये दोनों आपको 2 साल तक रखने हैं, अदरवाइज मैं सिर्फ अनिल कंपनी के लेता, और यहाँ पे क्योंकि बोला है ना कि इन दोनों को मेंटेन करना है, तो हमें 2 साल तक रखने पड़ेंगे, वरना मैं सिर्फ अनिल कंपनी के लिखता, जैसे मैंने जीआर लिखा ना अनिल कंपनी का वैसे करता, पर ये काम मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, ये दोनों कंपनी का हम एज इट इज रखेंगे। रीजन एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 हमें ये कह रहा है कि इन दोनों को एज इट इज रखो। अब देखो पीएनएल यहाँ पे लिखा है ना, पीएनएल दोनों कंपनी का है, हम कौन सा रखेंगे, सिर्फ अनिल कंपनी का। अतुल कंपनी का पीएनएल हम मेंटेन करेंगे नहीं, ये 3,60,000 सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी का आएगा, अनिल कंपनी। देखो आया चेंज, समझ रहे हो? तो देखो पीएनएल में भी चेंज आया। अब एक और रिजर्व आ गया, उसको नहीं भूलना चाहिए, स्टेप नंबर 3 में नया कैपिटल रिजर्व आया, कैपिटल रिजर्व नया कहां से आया है, स्टेप नंबर 3 में से, तो उसको भूल गए तो भी मार्क्स गए, 1,65,200। समझ रहे हो? इस तरीके से। तो अब देखो चेंजेस कहां है, चेंजेस यहां है, ये दोनों मेंटेन किया, ये सिर्फ अनिल कंपनी का, तो चेंजेस तो हुआ है। आगे देखो अब कोई चेंजेस नहीं होगा, इस साइड चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नॉन करंट लायबिलिटी में देखो डिबेंचर दोनों कंपनी के, यहाँ पे भी स्टेप नंबर 2 में हमने डिबेंचर की नई वैल्यू लिया है, हाँ लिया है, तो डिबेंचर एज इट इज रखे, एज इट इज रखना है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल यहाँ भी है अतुल कंपनी के, तो अतुल कंपनी के एज इट इज रखना है हमें। ये अतुल कंपनी की सारी चीजें वही हम रख रहे हैं जो यहाँ पे स्टेप में आ रही है, समझ रहे हो? ये दोनों एक्स्ट्रा था एडजस्टमेंट नंबर 4। तो सिंपल बात है, जो वेंडर कंपनी है उसकी वही चीजें हम ले रहे हैं जो हमने स्टेप में काउंट किया है। तो इस तरीके से सारे चेंजेस हुए, तो इसका मतलब अब टोटल यहाँ पे बदलेगा, यहाँ नया टोटल आएगा और बैलेंस शीट का भी नया टोटल आएगा, और नया टोटल मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टोटल मैं यहाँ पे आपके सामने करने जा रहा हूँ, आप भी घर पे सेम कर सकते हो। अभी तक हमने कोई चीजें अगर नहीं लिखी है, तो यहाँ पे पहला जो टोटल है 68,46,800 आ रहा है, और मैं बैलेंस शीट की अगर एक साइड का टोटल करूं तो वो टोटल आएगा आई थिंक 40,80,000, फिर से करना पड़ेगा 3,60,000, देन 2,40,000, 2,40,000, 48,000, 3,60,000 एंड 1,65,200। हाँ ये टोटल आ रहा है, यहाँ पे मेरी गलती थी, 70,84,100 ये टोटल आ रहा है। और फिर उसके बाद 2,24,800 एंड 5,52,000, यहाँ पे टोटल आएगा 80,60,900। और ये टोटल मैं अगर चेक कर लूँ, नहीं ये टोटल में भी कोई गड़बड़ लग रही है। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल चेक किया, तो टोटल में एक जगह में यहाँ पे हमने गलती किया है, कैलकुलेटर न होने के कारण मैंने यहाँ पे गलती से मिस्टेक कर दिया। मैंने कैलकुलेटर में चेक किए वीडियो लिखा था, अगर आप ये दोनों माइनस करोगे यहाँ पे आएगा 1,65,600।
अब ये मिस्टेक यहाँ पे अगर चेंज करनी हो तो सेम यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व नया स्टेप नंबर 3 में आंसर कितना आ रहा है 1,65,600 और ये 600 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे आना चाहिए वो आएगा आई थिंक 70,87,000 फिर से लिख देता हूँ 70,87,100 ये टोटल आएगा। अच्छा 200 ये टोटल आएगा। अब ये तीनों का टोटल करोगे तो बैलेंस शीट की जो एक साइड का टोटल होता है वो आपको मिल जाएगा 80,64,000। अब यही टोटल दूसरी साइड भी आना चाहिए। अब ये टोटल जब दूसरी साइड आएगा तो सम करेक्ट ऐसा आप कह सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे सारे चेंजेस जो हमने किए वो आपको पता है, आप आराम से सम देख के वो चीज समझ जाओगे। अब टोटल आता है असेट साइड। ये टोटल मैं डायरेक्ट वहां पे लिख दूं पहले, ये टोटल यहाँ पे भी आना चाहिए। ये पुराना टोटल हम मिटा देते हैं, इसकी जगह पे 80,64,000 यहाँ पे टोटल मैच होना चाहिए। और वो टोटल मैच करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग आएगा। अब पहले ये देख लेते हैं कि असेट साइड कोई चेंजेस है। हमें यहाँ पे परचेज में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ परचेजर कंपनी की चीजें लिखनी है। वेंडर कंपनी यानी जो बिक रही है, अतुल कंपनी की वही चीजें लेंगे जो टेक ओवर किया है। क्या ये तीनों असेट, फिक्स असेट, करंट असेट एंड इन्वेस्टमेंट हमने लिया है? यहाँ पे चेक कर दो, फिक्स असेट, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट, हाँ ये तीनों टेक ओवर किया है। तो ये दोनों कंपनी का एज इट इज लिखा हुआ रहने दे सकते हैं? हाँ ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम टेक ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे परचेस का रूल है हमारी कंपनी का सब कुछ, पर सामने वाली कंपनी का जितना ले रहे हो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों एज इट इज, तीनों के तीनों एज इट इज अगर हम रखें तो इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ मिसिंग आएगा और वो मिसिंग वैल्यू होगी 1,44,000। कितना मिसिंग आएगा? 1,44,000। अब उसको क्या बताएंगे हम, तो वो जाएगा, देखो पहले लिख लेता हूँ फिर आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ये जाएगा आपका अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट। कहां जाएगा? अमाल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसको वैल्यू को मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो ये वैल्यू किस वजह से मिसिंग आई, तो ये दोनों जो हमने एक्स्ट्रा रखे थे ना, इसकी वजह से इतनी वैल्यू मिसिंग आ रही है। अगर आपको चेक करना हो ना तो उसका तरीका है, जैसे आगे मर्जर में हमने टोटल, दोनों टोटल को मैच किया था, वैसे अगर ये आंसर चेक करना हो, ये आंसर सही है गलत है, हमें कैसे पता चले? एग्जाम में आपको खुद को समझना है कि भाई ये टोटल सही है गलत है, कैसे पता चलेगा? तो देखो इस तरीके से पता चलेगा। अगर आप अतुल कंपनी के जिसका एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व, कौन सा? एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और IRR का टोटल करोगे तो वो टोटल यही आएगा। देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 96,000, यहाँ पे आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ 96,000 एंड 48,000। इन दोनों का टोटल करो, ये टोटल यही आना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा सम करेक्ट है। अब नेचर ऑफ परचेज में ये आंसर टैली क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों आपने एक्स्ट्रा रखे थे। क्यों रखे थे? एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहा था, अदरवाइज आप ये करते नहीं तो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता। कोई बच्चा अगर गलती से ये ना लिखे, वो बोले कि सर ऐसा ना करें तो ये गलत होगा, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है और उन्होंने बोला है कि 2 साल तक ऐसे रिजर्व रखना है, तो ये दोनों रिजर्व रखे, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो नेचर ऑफ मर्जर एंड नेचर ऑफ परचेज में माइनर डिफरेंस है, दोनों नेचर से आपको समझना चाहिए, ठीक है? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एक सम होमवर्क में दिया है, एग्जांपल नंबर 23, तो वो भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो। पूरा सम आराम से देखो, एक सम होमवर्क में करो और नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.